नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नर जनरल पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने रॉबर्ट क्लाइव, जिसके समय में रेगुलेटिंग 1773 आया था और 1773 अधिनियम के द्वारा ही 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद दोस्तों हमने वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा था, जिसके समय में 1772 में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। फिर दोस्तों हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा था, जिसके समय में स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था आया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस गवर्नर जनरल के आगे की गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा था। यानी कि दोस्तों लगभग 7 साल तक इसका कार्यकाल था। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने सायक संधि की पद्धति शुरू की थी और भारत में सायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भी किया था। यानी कि दोस्तों सायक संधि भारत में प्रयोग किए जाने से पहले एक फ्रांसीसी गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्ले। इन्होंने भी भारत में पहले सायक संधि का प्रयोग किया था। दोस्तों, सायक संधि करने वाले कुछ राज्य थे जिनमें हैदराबाद, जिन्होंने 1798 में सायक संधि स्वीकार किया था। मैसूर ने 1799 में सायक संधि स्वीकार किया था। तंजौर ने अक्टूबर 1799 में, अवध ने 1801 में, पेशवा ने दिसंबर 1802 में, बरार और भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में और दोस्तों अनेक सायक संधि करने वाले कुछ राज्य थे जिनमें जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर, इन सभी ने दोस्तों सायक संधि स्वीकार किया था। इनमें दोस्तों हैदराबाद, जो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है, मैसूर दोस्तों कर्नाटक में है, तंजौर वर्तमान में इसका नाम दोस्तों तंजावुर है जो कि तमिलनाडु में है, अवध दोस्तों यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो है लखनऊ, और दोस्तों लखनऊ को ही प्राचीन में अवध के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। दोस्तों, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। दोस्तों, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था और दोस्तों इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसके शासनकाल के दौरान 1804 में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया था। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में शिशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसी ने दोस्तों कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना युवकों की शिक्षा के लिए किया गया था कलकत्ता में, और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना किया था वो क्या था, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिए चलता रहा। यानी कि दोस्तों भारत के जो लोग इस कॉलेज में पढ़ने जाते थे वहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा दिया जाता था। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेवरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था। दोस्तों, हेलेवरी इंग्लैंड में एक शहर है जहाँ पर एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था। साथ ही साथ दोस्तों यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो खुद को बंगाल का शेर कहता था। इसके बाद दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा आए थे, दूसरा कार्यकाल इनका शुरू हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर दोस्तों जो अगले गवर्नर जनरल हैं वो बने थे सर जॉर्ज वारले। ये अगले गवर्नर जनरल बन के आए थे। इनका कार्यकाल 1805 से 1807 ईस्वी यानी कि बस 1 साल तक रहा था, जिनमें इन्होंने 1806 में इनके समय में 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इनके काल की महत्वपूर्ण घटना है। वेल्लोर दोस्तों वर्तमान में तमिलनाडु में है। फिर दोस्तों जो अगले गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका कार्यकाल 1807 से 1813 ईस्वी तक रहा था। दोस्तों इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी, और इस अमृतसर की संधि की जो अध्यक्षता है वो किया था चार्ल्स मैटकॉफ
ने इसकी अध्यक्षता की थी। यही दोस्तों मिंटो प्रथम के समय की महत्वपूर्ण घटना है, अमृतसर की संधि। और दोस्तों मिंटो प्रथम के समय में ही 1813 का अधिनियम भी पास हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो बने थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल दोस्तों 1813 से 1823 यानी कि 10 वर्षों तक रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में दोस्तों आंग्ल में नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था, इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। दोस्तों मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया था। यानी कि दोस्तों जो आंग्ल नेपाल युद्ध है ये संगोली की संधि के तहत 1816 में खत्म हो गया था। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। यानी कि दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन किया गया था और पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान थे। साथ ही साथ दोस्तों इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इसने दोस्तों प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। दोस्तों इसी के समय में 1822 का टेनेंसी अधिनियम आया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। फिर दोस्तों इनके बाद जो गवर्नर जनरल है, अगले गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक चला था। इसके समय में दोस्तों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 तक लड़ा गया था। और दोस्तों 1826 में बर्मा अंग्रेजों के बीच में यांडबू की संधि हुई थी। यानी कि दोस्तों यांडबू की संधि के तहत ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हो गया था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी दोस्तों एमहेस्ट के समय में ही हुआ था। इनके समय में दोस्तों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमहेस्ट के समय में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों अब हम देखेंगे उसके आगे वाला गवर्नर जनरल, यानी कि उसके बाद जो आए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगले गवर्नर जनरल भारत के बने थे। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा था। यानी कि दोस्तों लगभग 7 साल तक। दोस्तों 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था और इसी के समय 1806 में माथे पर जाति चिन्ह न लगाना, कानों में बलियां न पहने देने पर वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। दोस्तों साउथ इंडिया में ज़्यादा लोग माथे पर कुछ ना कुछ चिन्ह लगाती ही हैं और कानों में बालियां तो हर लड़कियां पहनती हैं। इसी पर दोस्तों विलियम बेंटिक ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण तमिलनाडु में वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दोस्तों एक अधिनियम आया था जिसे 1833 का अधिनियम कहा जाता है और इसी अधिनियम के तहत सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि दोस्तों अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो जो भी नियम कानून बनाएगा वो पूरे भारत में लागू होगा और भारत के जिन क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन था सभी जगह इसके नियम कानून लागू होते थे। इस प्रकार दोस्तों भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो बने विलियम बेंटिक। साथ ही साथ दोस्तों बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। दोस्तों राजा राम मोहन रॉय समाज में पहले दोस्तों सती प्रथा थी। सती प्रथा क्या होता है दोस्तों? सती प्रथा में दोस्तों अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। इसी को दोस्तों सती प्रथा कहा जाता है। और दोस्तों ऐसा राजा राम मोहन रॉय की भाभी के साथ हुआ था, जिसके कारण दोस्तों राजा राम मोहन रॉय ने समाज में सती प्रथा को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। दोस्तों राजा राम मोहन रॉय ने गवर्नर जनरल यानी कि विलियम बेंटिक के पास गए थे और उनके साथ ही उनका सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा था। दोस्तों विलियम बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था।
साथ ही साथ दोस्तों अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन दोस्तों वो सफल नहीं हो सका। विलियम बेंटिक ने दोस्तों कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों सन 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैकाले के अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग ने कानूनों के कौड़ीकरण का प्रयास किया था। किसके समय में दोस्तों? तो विलियम बेंटिक के समय में। दोस्तों विलियम बेंटिक के समय में जो भी घटनाएं हो रही है वो सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता भी है। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। और दोस्तों विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग एवं मध्य कच्छ को हड़प लिया था। साथ ही साथ दोस्तों इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया और इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया सबसे ऊंचा पद सदर अमीन का था, जिसे दोस्तों 700 रुपये प्रति महीना तनख्वाह मिलती थी। यानी कि दोस्तों सैलरी, वेतन हर महीने 700 रुपये मिलते थे। दोस्तों उस समय 700 रुपये मिलते थे, सोचिए कितना ज़्यादा होता था ये 700 रुपया। इसके समय दोस्तों कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये निश्चित किया गया कि धर्म, जाति और रंग, जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा था। विलियम बेंटिक ने 1833 के अधिनियम में ये भी कहा गया था कि धर्म, जाति, रंग और जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसने शिशु बालिका बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था विलियम बेंटिक ने। साथ ही साथ दोस्तों अब विलियम बेंटिक के बाद यानी कि जो तो अगले गवर्नर जनरल थे वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। इनका कार्यकाल 1835 से 36 यानी कि सिर्फ 1 साल तक रहा था। इसने अपने एक कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इनके बाद दोस्तों अगले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल 1836 से 42 ईस्वी तक रहा था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक चला था। ये ऑकलैंड के समय में चला था। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ये जो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड है मध्यकालीन भारत में शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था और इसकी मरम्मत जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था 1839 में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। यानी कि दोस्तों भारत के जो विद्यार्थी थे वो डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जा सकते थे। ये ब्रिटिश संसद ने कहा था। किसके समय में? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। उसके बाद दोस्तों जो अगले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलनबरो थे। इनका कार्यकाल 1842 से 44 ईस्वी तक रहा था और इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, लेकिन समाप्त हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। दोस्तों सिंध को पूर्ण रूप से किस गवर्नर जनरल के समय में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के समय में मिलाया गया। सिंध विजय के विषय में दोस्तों नेपियर का एक कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ये कथन किसका है? तो नेपियर का है। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। यानी कि दोस्तों दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था एलनबरो के समय में। दास प्रथा का अंत दोस्तों 1833 अधिनियम के तहत 1843 में किया गया था। और दोस्तों रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 से ही हुआ था। यानी कि दोस्तों संडे की छुट्टी की शुरुआत 1843 से ही एलनबरो के समय में हुआ था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक की गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे और अगली वीडियो में हम इसके आगे की गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।